हाय क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, इस क्लास के माध्यम से हम यहाँ हिस्ट्री के सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं। और इस एपिसोड मतलब अर्थात इस वीडियो का नाम दिया गया था महासंग्राम। अर्थात पिछले क्लास महासंग्राम के हमने किए थे यूरोप में राष्ट्रवाद। उसमें 5 ऑब्जेक्टिव के मतलब 5 सब्जेक्टिव के क्वेश्चन कंप्लीट किए गए थे, जो कि बड़े बड़े प्रश्न थे, लेकिन फिर भी यूं चुटकी में हम सब ने आसान मतलब याद करने का प्रयास किया। और शायद में भी हमें लगता है कि आप सब लोग वो वीडियो देखे होंगे, तो आसानी से आप सभी लोगों को भी वो प्रश्न याद हो गए होंगे। बट यहाँ पर हम और उसको अर्थात यूरोप में राष्ट्रवाद के 5 प्रश्न और कुछ जो प्रश्न है जो VVI इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से है, वो प्रश्न लेकर के आए हैं। और वो प्रश्न कंप्लीट कर लेने के बाद हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद से क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो एकदम इत्मीनान से आप सब लोग धैर्य बना करके बैठ जाइए और उसके बाद अस्थिर से इस कहानी को सुनिए। अर्थात कैसे हम चीजों को याद करते हैं, बड़े बड़े प्रश्न, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कैसे याद करेंगे। और इसी सब चीजों के लिए देखिए यहाँ पर एक प्रश्न लेकर के आए हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये देखिए, प्रश्न आप सब लोग देखे होंगे प्रश्न, लेकिन प्रश्न तो देखे हैं सर, लेकिन बड़ा है इसी वजह से याद नहीं हो पाता। क्या कह रहा? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, ये वर्णन कीजिए। 1848 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई और वही क्रांति का यहाँ क्या करना है, वर्णन करना है कि वो क्रांति क्यों हुई। सर, क्रांति का मतलब वहां के जनता लोग, सरकार हो या राजशाही तंत्र हो, उसके प्रति आक्रोश की भावना आना, आंदोलन करना, यही तो है क्रांति। क्यों हुई थी क्रांति, वो भी कब? 1848 की। कौन सी क्रांति सर? फ्रांसीसी क्रांति। तो देखिए, हम पहले पढ़ते हैं कि 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे। जाहिर सी बात, एक छोटा सा झगड़ा में तो अनेकों कारण होता है। यहां तो एक बड़ी देश में, फ्रांस में क्रांति हो गई, तो इसके कारण बहुत सारे हैं। ये लाइन हम आराम से लिख सकते हैं सर, संतुष्ट हैं इन चीजों की कि 1848 की क्रांति का निम्नलिखित कारण थे। एक छोटे से झगड़े में तो 2-4-5 गो कारण रहता। मैच खेले की वजह से झगड़ा, तुम बॉलिंग पहले कर लिया, बैटिंग हम नहीं किए, ये नहीं किए, वो नहीं किए, बहुत सारा कारण। और यहाँ तो एक देश में क्रांति चल रही है, इसीलिए पहला लाइन आराम से लिखेंगे कि 1848 की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। नंबर पहला में आइए, मध्यम वर्ग पर शासन का प्रभाव। अर्थात वहां के जनताओं को 3 भागों में अगर बांट दें, एक पूंजीपति, एक मध्यम, एक निम्न वर्ग, ठीक है। अब है जो मध्यम वर्ग है, शासन पर अभाव, मध्यम वर्ग का शासन पर अभाव। अर्थात जो मध्यम वर्ग के अंतर्गत वैसे भी शिक्षित, किसान, जमींदार, वकील, डॉक्टर इत्यादि मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते थे, तो उनको शासन के प्रति प्रभाव था। वो शासन को जब उनके प्रति अच्छे से शासन, अर्थात राजाओं के द्वारा जब अच्छे, चांसलर के द्वारा जब शासन अच्छे से नहीं किए गए, तो मध्यम वर्ग उनसे प्रभावित हुआ। पहला कारण यह बनेगा कि 1848 की क्रांति में मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव, अर्थात जो शासन था उस देश में, उसमें कौन से वर्ग का प्रभाव आ गया? तो मध्यम वर्ग का। पहले पूरा पढ़ लीजिए। दूसरा ये राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। अर्थात ये भी समझ लीजिए कि वहां के सरकार, चांसलर में राजनीतिक दल का अभाव था। क्रांति इसके वजह से भी होगा। तीसरा, समाजवाद का प्रसार। समाजवाद का प्रसार काफी तेजी से हो रहा था। फ्रांस में समाजवाद का प्रसार काफी तेजी से हो रहे थे, इसके कारण भी 1848 की क्रांति हुई। तीसरा या नहीं, चौथा, लुई फिलिप की नीति की असफलता। वहां का शासन उस समय लुई फिलिप था, जो कि उसकी नीति की असफलता के कारण 1848 की क्रांति हुई। सर, आप तो बोलले जा रहे हैं, ये याद करवावे के तरीका थोड़ू है, तो झूठों के हम सबके ठग रहे हैं कि याद करवा देंगे। अभी तक तो पढ़वे किए हैं। हाँ सर, अभी तक पढ़े हैं, अब न सुन लीजिए तो यही चीज बोलेंगे। 1848 की क्रांति के कारण निम्नलिखित थे। नंबर पहला, शासन पर मध्यम वर्ग का प्रभाव। नंबर दूसरा, समाजवाद का प्रसार। तीसरा, लुई फिलिप की शासन की नीति, क्योंकि आगे पीछे हो रहा है, इसके वजह से आप परेशान मत होइए। 4 कारण आपको याद रखना है। पहला हमने बोला क्या? मध्यम वर्ग के शासन पर प्रभाव। हो सकता है मैं ये भी बोल दे, लुई फिलिप की असफलताएं, लुई फिलिप की असफलताएं, समाजवाद का प्रसार, समाजवाद का प्रसार, फिर हम ये बोलेंगे राजनीतिक दल का अभाव। 4 कारण हमें याद हो गया। क्या आपको याद हुआ? नहीं हुआ।
कैसे होगा? अरे हो जाएगा, सुन तो लीजिए। तो ऊपर से आंसर में लिखेंगे कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण निम्नलिखित थे। नंबर पहला, शासन पर मध्यम वर्ग का प्रभाव, ठीक है। दूसरा, राजनीतिक दल का अभाव, ये भी हो गया। तीसरा, समाजवाद का प्रसार। चौथा, लुई फिलिप की नीति की असफलताएं। ये चार कारण से 1848 ईस्वी की क्रांति हुई। आप इसको बार बार सुनिए, वीडियो को पीछे करके, एकदम याद होगा। उसके बाद उसके नीचे कुछ ना कुछ जरा सा हल्दी मसाला नून तेल एक आध दो शब्द और जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे क्या? बोलेंगे कि इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसकी प्रति असंतोष था। एकदम ये सटीक पॉइंट्स बोला है कि 1848 ईस्वी की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण लुई फिलिप की असफलताएं एवं जनता में उसके प्रति असंतोष की भावना पैदा हो गया था। फलानमा राजा अच्छा नहीं है, अच्छा से शासन नहीं है, और हटा देना, चाहे अलग जे करे पड़ जाए, यही कारण हुआ। और इसीलिए उसके असफलताएं बनी, असंतोष था। वह जनता की तात्कालिक समस्या को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। अर्थात जो लुई फिलिप फ्रांस के राजा थे, वो जनता के तत्कालिक कारण, अगर कोई कारण आए तो उसको सुलझाने में असफल है, और इसकी वजह से जनता में आक्रोश की भावना बढ़ रही है, राजा के प्रति असंतोष की भाव प्रकट हो रही है। इसीलिए वहां की जनता आंदोलन करेगी, अर्थात क्रांति करेंगे। तो ये क्रांति था 1848 ईस्वी की क्रांति। हमें तो बोलिएगा, हम रिपीट कर देंगे एक बार फिर से, बस तो वीडियो लंबा चला जाएगा, इसीलिए आप पीछे जा करके फिर से चीजों को सुन लीजिए और समझ लीजिए। ये हमारा एक प्रश्न याद हुआ, क्या कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। अगला प्रश्न देख लीजिए, दीर्घ का प्रश्न लिया गया है। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? ऑस्ट्रिया भी देश है, इटली भी देश है, जर्मनी भी देश है, बट इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, जो बातें यहां पूछा जा रहा। तो देखिए, हम बोलेंगे इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी बाधा हुआ, यहां क्वेश्चन मार्क ने हुई थी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब, यहां प्रश्न पूछा है सर, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, और हमने पहला आंसर लिखा कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी बाधा थी। पहले उसका बाधा बताएंगे, उसके बाद ऑस्ट्रिया पर कुछ उसको दबाने का प्रयास करेंगे। अगर ऑस्ट्रिया दबेगा तब एकीकरण होगा। मामला पूरा समझिए। पहले हमने बोला इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ी बाधा हुई थी। क्या थी? कि एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद की भावना थी। क्या थी? और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था। अर्थात जो इटली, अर्थात इटली नहीं, सॉरी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे वह मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था। थोड़ा सा लाइन पे आते हैं तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा था। प्रश्न यही था, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, और आंसर हम ये दे रहे हैं कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी बाधा थी। और बड़ी बाधा यह थी कि एकीकरण के पीछे, मतलब समझ रहे हैं कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के पीछे राष्ट्रवादी की भावना थी। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख काफी घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, काफी घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने इटली तथा जर्मनी के एकीकरण हेतु होने वाली सभी आंदोलन अथवा प्रयासों को दबाया, चाहबे नहीं करता था कभी। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर है, घोर प्रतिक्रियावादी है, वो कभी नहीं चाहता था कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हो। क्या कभी इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा जब तक मेटरनिख रहेगा, क्योंकि घोर प्रतिक्रियावादी शासक है, वहां के चांसलर हैं। तो इसीलिए आते हैं, मेटरनिख की दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई। एक तरफ ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख बोल रहा है कि हम कभी जर्मनी और इटली का एकीकरण होने नहीं देंगे, क्योंकि घोर प्रतिक्रियावादी शासक है। और दूसरी तरफ इटली एवं जर्मनी की जनता के अंदर अपने देश के प्रति
राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता जा रहा है, क्या उसे रोक पाएगी? कभी नहीं। एकीकरण तय हो जाएगा, क्योंकि उस देश में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो चुका है। और किसी देश में अगर राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो जाए तो उस देश को कोई नहीं रोक सकता एक होने से। और यहां देख लीजिए अगला पॉइंट कि ऑस्ट्रिया में मेटरनिक के पतन के बाद, अर्थात ऑस्ट्रिया में मेटरनिक के युग का पतन होगा और उसके बाद इटली तथा जर्मनी के लोग एकीकरण के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा समाप्त होगी, क्योंकि मेटरनिक एक प्रतिक्रियावादी शासक है, उसका पतन होगा और उसके बाद इटली एवं जर्मनी के एकीकरण की बाधा समाप्त हुई और भारी उत्साह के साथ उसके बाद इटली का एवं जर्मनी का एकीकरण पूरा होगा। तो यहां प्रश्न जो किस डायरेक्शन में था, आंसर किस डायरेक्शन में था, इसमें हमें 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है। 7 लाइन में 7 तरीके से बातों को हम सिर्फ याद करेंगे, 7 टॉपिक्स में याद करेंगे, मामला निपट जाएगा। प्रश्न यही था, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? हम बोलेंगे इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी बाधा थी। उसी के वजह से इटली एवं जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी शासक थे और वो कभी नहीं चाहते थे कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हो। इसी वजह से इटली एवं जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ और मेटरनिक युग के पतन होने के बाद इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के रास्ता क्या मार्ग एकदम सबसे बड़ी बाधा समाप्त हुई और वहां का उत्साह बढ़ा और इटली एवं जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। 5 से 6 लाइन। सबसे पहले बताइए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में बाधा ऑस्ट्रिया था। दूसरा, उसी के वजह से वहां की जनता में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। तीसरा, वहां के ऑस्ट्रिया के चांसलर के बारे में सोचना है कि वहां का चांसलर मेटरनिक युग था, जो कि काफी घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। वो कभी नहीं चाहता था कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हो। उसी के वजह से वहां राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। लास्ट में मेटरनिक युग का पतन हुआ और वहां एकीकरण की रास्ता सबसे सरल हुई और वहां की जनता उत्साह पूर्वक के साथ इटली एवं जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। बात तो इतना याद है। अब जब इतना याद है तो आप इसको 1 से 2 बार सुनिए, क्योंकि इसमें मात्र 5-6 पॉइंट ही ऐसा है जो याद करने वाले चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। एकीकरण पूरा हो गया इटली एवं जर्मनी का। उसके बाद आते हैं राष्ट्रवाद। देखिए ये प्रश्न पहले लेना चाहिए था बट किसी छूटा, आगे पीछे हो गया स्लाइड में। देखिए राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रभाव की चर्चा करें। अर्थात कोई भी देश में, यहां ना तो फ्रांस ना तो भारत या किसी भी देश के बारे में जिक्र नहीं किया जा रहा। यह प्रश्न शुद्धता के साथ पूछी जा रही है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं उसके प्रभाव की चर्चा करें। किस कारण से किसी देश में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है, यह प्रश्न पूछ रहा। किस कारण से किसी देश में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है, जो प्रश्न पूछा गया है। ठीक है सर। तो चलिए देखिए यहां क्या प्रश्न है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे। यूरोप में भी राष्ट्रवाद हुए हैं, भारत में भी राष्ट्रवाद हुए, बट यही प्रश्न में शुरू में दे देता यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय एवं कारणों के प्रभाव का वर्णन करें। इसलिए हम यूरोप पे ही चर्च कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना का विकास तो यूरोप में ही हुआ और जब यूरोप में हुआ इसलिए पहले यूरोप के राष्ट्रवाद की भावना के विकास कीजिए। भारत के भी अगले प्रश्न आएंगे, क्योंकि भारत की भी बारी आएगी। भारत में भी राष्ट्रवाद की भावना का विकास होगा, तभी तो भारत हमारा देश अंग्रेजों से आजाद होंगे। अभी यहां पर आ जाइए, राष्ट्रवाद के उदय एवं कारणों का प्रभाव। तो देखिए लिखा, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे। बहुत अच्छा, क्योंकि हम तो पहले ही बता चुके हैं कि राष्ट्रवाद की भावना का कारण निम्नलिखित होगा। मान लीजिए दुश्मन कोई के एक है, ए गांव में सबसे लतखोर आदमी, सभे से लड़ाई झगड़ा करे वाला, तो हो सकता है इसका लड़ाई बी से रहे, कौची लगी तो ये जा रहा था तो इसको धक्का दे दिया। हो सकता है इसका झगड़ा सी से भी रहे, कौची लगी तो कुछ पैसा ले लिया, दे नहीं रहा। हो सकता है डी से भी झगड़ा रहे, ए के ही, क्योंकि ये झगड़ालू न है, कुछ और कारण की वजह से। हो सकता है अगलो इंसान से कुछ और कारण की वजह से झगड़ा रहे। तो राष्ट्रवाद की भावना का विकास के निम्नलिखित कारण है, क्योंकि सब लोग अलग अलग कारणों की वजह से, इन सब भेद तीनों चारों एक होगा, बोलेगा चल फलानमा क्या डेंगा दे, मिल के तीनों, चाहे जे हो जाए, जो होगा जो बाद में देखा जाएगा। खूब घोर अन्याय किया है, इसलिए राष्ट्रवाद की भावना का बहुत सारे कारण होंगे।
और वही कारणों का हम सब बारी बारी से जिक्र करेंगे। तो देखिए, नंबर पहला कारण सामंतवादी व्यवस्था। देखिए, सामंतवादी व्यवस्था के बारे में समझिए। तो देखिए, कह रहा सामंतवादी व्यवस्था के फलस्वरूप आम जनता की स्थिति अत्यंत दयनीय एवं शोचनीय थी। आम जनता में उच्च वर्ग के प्रति भयंकर आक्रोश था, ये कह रहा हूं। देखिए, सामंतवाद अगर आप हमसे पूछिए कि सामंतवाद क्या होते हैं, तो हम तो बोलेंगे सर सामंतवाद एक मध्यम या निम्न वर्गों का लोग है, जिसमें कृषि वाले लोग सबसे ज्यादा शामिल होते हैं। अतः जो कृषि करते हैं, जो मजदूर होते हैं, वही सामंतवादी होते हैं। सामंतवादी व्यवस्था में भी कह रहा है कि आम जनता की स्थिति अत्यंत दयनीय एवं शोचनीय हो गई थी। प्रश्न जैसे ही हम देखा कि राष्ट्रवाद के कारण, तो हम पहला कारण बोल रहे हैं सामंतवाद व्यवस्था। तो जैसे ही हमने सामंतवाद व्यवस्था सोचा, उसके बाद उसका आंसर तुरंत आ जाना चाहिए कि सामंतवाद व्यवस्था के फलस्वरूप आम जनता की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी, और इसी के वजह से आम जनता में उच्च वर्ग के प्रति भयंकर आक्रोश था। उच्च वर्ग, सब अमीर बैठल रहता है, गरीब खटते रहते हैं। मौका मिले कभी दिखा देंगे कि क्या पावर होता है गरीब में। यही बात के लेकर के सामंतवादी लोग बैठे हैं। क्या सामंतवादी व्यवस्था कंप्लीट? आगे जिक्र कर लेंगे सर, अभी तो आंसर की शुरुआत ही की है। सबसे पहला पॉइंट बस आप ये याद रखिए कि राष्ट्रवाद के भावना के विकास में नंबर पहला पॉइंट था सामंतवाद व्यवस्था। ठीक है, दूसरा आते हैं राष्ट्र प्रेम की भावना। मतलब देश के प्रति भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मर मिटने के लिए तैयार हैं। वही है कि राष्ट्र प्रेम की भावना के विकास, पूर्ण जागरण के परिणाम स्वरूप देश में राष्ट्रवादी विचारधाराओं का विकास हुआ, फलस्वरूप राष्ट्रवादी आंदोलन का जन्म हुआ। मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने देश की प्रेम के खातिर मर मिटने के लिए तैयार हैं, और इसके कारण भी, इसके परिणाम स्वरूप भी देश में राष्ट्रवादी धारा का विचार का विकास हुआ, और जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन जन्म लिया। दूसरा कारण, पहला सामंतवाद, दूसरा राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावनाओं का विकास। दो कारण हुआ। तीसरे कारण की ओर बढ़ते हैं सर। इसके कारण देख लेते हैं। तीसरा कारण क्या है राष्ट्रवादी का? पूर्ण जागरण का प्रभाव। पूर्ण जागरण का प्रभाव, ठीक है, पूर्ण जागरण का प्रभाव। देखिए, पूर्ण जागरण के फलस्वरूप जनता में बौद्धिकता एवं तर्कवादी का विकास हुआ। अब आप हमें कहिएगा सर जरा सा पूर्ण जागरण के बारे में बताइए ना क्या है, तो कहानी इतना खींचने लगेंगे ना कि नींद आ जाएगा। अगर आप ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो सवेरे हो जाएगा, फिर भी पूर्ण जागरण समाप्त नहीं होगा। और अगर आपको पूर्ण जागरण के बारे में जानना है तो ये दूसरे चैनल पे जाइए, यही इसी क्लास का कैम्ब्रिज जीके क्लास बाय श्याम सर, और उसमें स्पेशल पूर्ण जागरण के बारे में बताया गया है, सामंतवाद के बारे में क्लास को लंबा खींच करके बताया गया। ठीक है, तो आप वहां से जाकर के पूर्ण जागरण का देख लीजिए, और ज्यादा प्रयास करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पूर्ण जागरण का दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बस आप ये याद रखिए कि पूर्ण जागरण का प्रभाव, तो इसमें देखिए पूर्ण जागरण के प्रभाव के फलस्वरूप जनता में भी बौद्धिकता एवं तर्कवादिता का विकास हुआ। तीन कारण हो गया। चौथे कारण पहुंचते हैं मध्यम एवं श्रमिक वर्ग का उदय। मध्यम एवं श्रमिक वर्ग का उदय। देखिए, मध्यम वर्ग के उदय के परंपरागत शासन पद्धति व शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। जितने भी मध्यम वर्ग में हम बोल रहे थे, जो समझदार लोग था, उन्होंने क्या परंपरागत शासन पद्धति या शोषण अगर जो कर रहा था इसके प्रति आवाज उठाई, और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो श्रमिक वर्ग थे वो उदय हुआ। जैसे मध्यम वर्ग, वो शासन देश में अच्छे से नहीं हो रहा, इसकी वजह से आंदोलन किया, और जबकि वहां के मजदूर वर्ग औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आवाज उठाई, और सभी मिला करके दोनों ने समान आक्रोश था। दोनों लोग एकदम गुस्से में थे, एक तरफ मध्यम वर्ग, दूसरे तरफ श्रमिक वर्ग, दोनों गुस्सा में। मध्यम वर्ग गुस्सा इसलिए है क्योंकि वहां शासन पद्धति और शोषण के विरुद्ध है, जबकि निम्न वर्ग इसलिए आक्रोश की भावना है क्योंकि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ऐसा हुआ। औद्योगिक क्रांति में उद्योग का विकास हो रहा है, मजदूरों की स्थिति दयनीय होती जा रही है, घरेलू उद्योग विलुप्त होते जा रहे हैं,
रोजगार नहीं मिल रही है, इसलिए निम्न वर्ग अलग से आक्रोश की भावना में बढ़ रहे हैं। वो लोग राष्ट्र के प्रति अलग से गुस्सा दिखा रहे हैं। राष्ट्रवादी तो यही है ना, अनेकों कारण से, लक्ष्य एक कारण अनेकों, इसी को तो राष्ट्रवाद कहते हैं। फिर भी और आगे बढ़ते हैं सर, क्या और आगे दिया है? नहीं, यही 4 पॉइंट्स याद कीजिए। 4 पॉइंट्स फिर से हम जिक्र करते हैं कि कहीं भी, अर्थात यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास के 4 कारण हमने याद करने का प्रयास किया। सबसे पहला कारण सामंतवाद व्यवस्था, अर्थात सामंतवाद व्यवस्था में फलस्वरूप आम जनता की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी, जिसके कारण वहां की जनता में देश के प्रति या उच्च वर्ग के प्रति भयंकर आक्रोश था। पहला पॉइंट के लिए गुस्सा एकदम भयंकर हाल है। अभी एकदम मतलब हमें नहीं बोलते बोलते नहीं, समझ लो यूरोप में समझ मोबाइल बंद करके सोचने जाना है, पड़ेंगे गुस्सा हाल है हमारा पढ़े से, ऐसा स्थिति नहीं। गुस्सा इस बात का है कि सामंतवादी व्यवस्था में आम जनता की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है और वह उच्च वर्ग के लोगों से आक्रोश अर्थात क्रोधित है, भयंकर, पहला कारण। दूसरा कारण राष्ट्र प्रेम की भावना, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना का विकास हुआ और जिसके कारण देश में राष्ट्रवादी विचारधाराओं का भी विकास हुआ और वहां राष्ट्रीय आंदोलन चलने लगे। दूसरा कारण। तीसरा आते हैं, तीसरे इसमें क्या बताएं? पूर्ण जागरण का प्रभाव। पूर्ण जागरण के प्रभाव के फलस्वरूप बौद्धिकता एवं तर्कवादिता का विकास हुआ। पूर्ण जागरण के फलस्वरूप बौद्धिकता एवं तर्कवादिता का विकास हुआ, जिसके कारण राष्ट्रवाद होंगे। और चौथा कारण मध्यम वर्ग एवं श्रमिक वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग के उदय गुस्सा इसलिए है क्योंकि शासन पद्धति अच्छा से नहीं चल रहा, जबकि निम्न वर्ग गुस्सा इसलिए है क्योंकि औद्योगिक क्रांति के कारण वो बेरोजगार हो गए। इस कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। और ये प्रश्न तीसरे कंप्लीट हमने आज इस वीडियो के माध्यम से किया। ठीक है, अब आते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। क्या है? अब आते हैं चौथे नंबर प्रश्न, भारत में राष्ट्रवाद के विकास कैसे हुआ, कैसे भिन्न है? अर्थात यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास तो सामंतवाद, पूर्ण जागरण, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, देश में प्रेम के कारण, राष्ट्रीय प्रेम के कारण हुआ। बट क्या भारत में क्या था जो यहां राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, ये पूछा है। तो भारत के बारे में तो जानते ही हैं हम सब लोग, अंग्रेज आए, फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई, गुलाम बनाए, तब उसके बाद काफी शोषण हुआ। उसके बाद यहां की जनता जागी, अर्थात जनता जागने का मतलब राष्ट्रवाद का विकास होना। और वही पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद की विकास कैसे भिन्न था। तो ये पहले पढ़ लेते हैं, देखिए भिन्न कैसे था। जो आते हैं, भारत में राष्ट्रवाद के विकास के पीछे अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, आर्थिक नीति से प्रभावित जनजीवन, अंग्रेजी शिक्षा, प्रसार, प्रजातियां विभेद की नीति थी। हम तो ये पहले ही बोल चुके कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास के पीछे अंग्रेज के हाथ था। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध कि हम किसके लिए आंदोलन किए सर? राष्ट्रवाद की भावना का विकास हमारे देश में कैसे हुआ? अंग्रेज से क्या थे? साम्राज्यवाद के विरुद्ध थे। अंग्रेज साम्राज्यवाद के विरुद्ध। पहला कारण असंतोष, साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। हम संतुष्ट नहीं हैं कि हमारे देश में, मतलब नहीं थे उस समय कि हमारे देश में अंग्रेज लोगों का शासन चले, पहला कारण। दूसरा, आर्थिक नीति से प्रभावित, शोषण कर रहा है, अपने यहाँ के पेटी भर रहा है, हमारे यहाँ को खाली कर रहा है। उसको जे चीज के भूख है, आज भूख रहेगा, उसके यहाँ गेहूं कम हो जाए, वो कल से लागू कर देगा गेहूं रोपो। यहाँ पता चला कि धान लगी पानी के लिए, नहीं, धान नहीं रोपाएगा, गन्ना रोप दो सब में केतारी, उस हम कुछ नहीं जानते। जे नहीं रोप रहा, डायरेक्ट नियम लागू करो, ऐसा नियम था। इसीलिए तो सर आर्थिक नीति के प्रभाव, जनजीवन संतुष्ट नहीं थे उनसे। उसको जो चीज की जरूरत पड़ता था अंग्रेज को वो चीज करवाते थे भारतीय लोगों से। इसी बात का गुस्सा के कारण देश में राष्ट्रवाद के आंदोलन होगा। आगे पढ़ते हैं। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार,
अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, कारण सुनिए। अब कितना कारण सुना है, हमें तो डाउट होता है कि कहीं क्लास लंबा ना खिंचा जाए। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, उस शिक्षा पद्धति भी ऐसा लागू करके रखा था कि जिससे उसका ही विकास हो सके, हमारे देश का नहीं। इसीलिए अंग्रेजी, अंग्रेजी बोले तो इंग्लिश वाला ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट नहीं, अंग्रेज, उसके बनाए हुए शिक्षा, उसकी बनाई हुई पुस्तक, उसके बनाए हुए चीजों का अध्ययन करना, यह होती है अंग्रेजी शिक्षा। नहीं तो कहीं इंग्लिश वाला शिक्षा नहीं कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के विरुद्ध नहीं सर, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और प्रजाति विभेद की नीति थी अंग्रेज लोगों का, और इसी के लिए उसके हम विरुद्ध थे। अब आते हैं अपने देश में, तो देश में मध्यम वर्ग का उदय हुआ, बहुत अच्छा, होगा ही होगा। हमारे देश में मध्यम वर्ग का उदय हुआ, साहित्य एवं समाचार पत्र ने राष्ट्रवाद की भावना की पुष्टि किया, अर्थात साहित्य बोले तो कहानी और समाचार पत्र, ये दोनों में छपाई होती थी कि अंग्रेज जैसे कर दिया और जैसे कर दिया और जैसे कर दिया और जैसे कर दिया। अब यही न्यूज़पेपर में छपते थे और इसी की वजह से देश में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। और साथ में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन ने, मतलब समाज का भी सुधार चाहिए और धार्मिक सुधार भी चाहिए, आंदोलन ने राष्ट्रवाद को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, और जिसके कारण भारत में जन जन आजादी की दीवाने बन गए। लोग, प्रत्येक लोग चाहिए आजादी, 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 आजादी देश को। क्यों? क्योंकि उसमें सभी लोग उससे गुस्से हो गए, या तो वो मध्यम वर्ग हो या निम्न वर्ग हो। ना तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति हमें चाहिए और ना ही अंग्रेजों का कुछ चाहिए। उसकी फूट डालो शासन करो की नीति समाप्त होगी, देश में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, और हमारे यहां भी अर्थात भारत में भी राष्ट्रवाद के विकास हुए। तो यही सब पॉइंट्स है, इसको तो आप सब लोग अपने मर्जी से जितना चाहें, तो बोले एग्जाम 3.5 घंटा के कि 13.5 घंटा लिख सकते हैं सिर्फ भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। लेकिन फिर भी चीजों को छोटा करके लिखना है, अंग्रेज के बारे में बतलाना है, देश में राष्ट्रवाद की भावना को विकास कीजिए, समाचार पत्र वगैरह का विकास कीजिए, जिसके कारण देशों में आजादी होगी और यहां भी राष्ट्रवाद की भावना का क्या हुआ, विकास हुआ। इसको नहीं खींचेंगे, अगर इसको खींचे तब 3 दिन हम पहुंचा देंगे।